द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग अपने फटाफट प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो एक तरफ क्षेत्र के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ उस पर किसका अधिकार था ये लिखा गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग जोड़ा मिलाते हैं। तो सबसे पहले है पुदुचेरी। पुदुचेरी या जिसको हम लोग पौंडीचेरी भी कहते हैं, इस पर किसका कब्जा हुआ करता था? इस पर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ करता था। जो गोवा है, गोवा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पुर्तगालियों का कब्जा था। ट्रावनकोर, ट्रावनकोर इसको एक नया सा शहर है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर डेनिश या डैन लोग रहते हैं। और मद्रास में किसका कब्जा था? डच लोगों का कब्जा था। बाद में ये जो मद्रास है और ट्रावनकोर है, इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही रहेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये कहाँ पर है? 2 3 4 1 ये पहले विकल्प में ही है। तो पहले प्रश्न के लिए हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि विकल्पों को आप फटाफट पढ़ते जाइए और फटाफट इसके आंसर बताते जाइए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर बता सकते हैं, अथवा आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये हमें कहाँ से अधिकार प्राप्त होता है, यही आपको दूसरे प्रश्न में बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से लेकर 69 के बीच में, उसमें कौन विजयी हुआ था? तो तीसरे प्रश्न के लिए आपका दूसरा विकल्प हैदर अली बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिलिंद पन्हो, एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, जिसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है वह बौद्ध भिक्षु कौन थे। फटाफट विकल्पों को देखिए। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प नागसेन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो ग्रामीण प्रशासन यानी कि आपकी पंचायती राज के बारे में आपका जो चोल राजवंश है ये आपका प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? अब ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, कंफ्यूज होके कुछ और आंसर दे देंगे, प्रधानमंत्री बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प रहेगा राष्ट्रपति, यही आपका सही रहेगा। ठीक है, चीज़ों को कंफ्यूज मत करना है, जो पढ़ा है उसको तो सही आंसर बताना ही है। IR-20 और रत्ना ये दो फसलों हैं, ये दो प्रजातियां हैं। ये किस फसल की प्रजातियां हैं ये आपको बताना है। तो 7वें नंबर में ये जो दोनों प्रजातियां हैं ये धान की प्रजातियां हैं। आपका डी वाला विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? अब इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, 1858 घोषित कर देंगे, क्योंकि 1858 में हम लोग ब्रिटिश के अधीन हो गए थे, उससे पहले कंपनी का शासन था, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर सही रहेगा विकल्प सी 1877, क्योंकि 1886 में जो एक्ट आया था उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और इसको लागू 1877 से किया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे प्रश्नों में सोच समझ के आंसर देना है। चलिए इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। एक तरफ राजनीतिक दल हैं और उनकी स्थापना कब की गई उसके बारे में लिखा गया है। तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में हम लोग इसको विकल्प को देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो पता ही होगा भैया, 1885। जनसंघ, जनसंघ आज़ादी के कुछ समय बाद यानी कि 1851। भारतीय साम्यवादी दल, ये आज़ादी से पहले ही इसका गठन हुआ था 1925 में। और बचा है AIADMK, ये आपके तमिलनाडु का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न के लिए जो विकल्प बन रहा है वो 3 1 4 2 बन रहा है। 3 1 4 2 कहाँ पर दिया गया है? 3 1 4 2 आपको पहले विकल्प में ही दिया गया है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है?
अब इस तरह बच्चों वाले प्रश्न आएंगे तो आप सभी लोग कर सकते हैं। मछली उत्पादन, इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, यह भी बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है ब्रह्म समाज का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है, ऐसा ब्रह्म समाज का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर। चलिए 12 नंबर के प्रश्न में भी जोड़ा ही मिलाना है। तो पहले एक तरफ जगह के नाम है, एक तरफ कौन से वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। हजारीबाग में क्या होता है भैया, अभ्रक होता है। अब नेवेली और झरिया दोनों में कोयला होता है, लेकिन झरिया जो है सिर्फ कोयले के लिए फेमस है, अच्छे क्वालिटी के कोयले के लिए। नेवेली जो है भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट कहते हैं उसके लिए फेमस है। और राउरकेला के बारे में तो भूलना ही नहीं है, यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र कारखाना है, यानी कि लोहा आपका सही रहेगा। तो 12 नंबर में आपका कौन सा सही है, DCAB। तो DCAB कहाँ पर है, किस विकल्प में है। तो DCAB आपके बी में है, विकल्प बी में है, यानी पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। तो ये आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भैया सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, तुरंत पढ़ के तुरंत हमने टिक लगाना है। तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर डिटेल में सभी प्रश्नों को पढ़ने लगेंगे तो प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें भी आपको जोड़ा ही मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। भारतीय संविधान का भाग जो 9वां भाग है वो किससे संबंधित है। तो जो 9वां भाग है भारतीय संविधान का, ये पहले में लिखा है, ये पंचायत से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग ये जो 8वां है, 8वां किससे संबंधित है। तो जो 8वां संबंधित है उसमें जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनके बारे में लिखा गया है, तो यानी संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और IV जो आपका चौथा है, चौथे का ए जो पार्ट है भारतीय संविधान का, वो सबको पता है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। और भारतीय संविधान का 9वें का जो फर्स्ट पार्ट है, तो पंचायत 9वें में है और 9वें के फर्स्ट में नगर पालिका है, यानी कि ये दूसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो आपका जोड़ा कौन सा बन रहा है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये जोड़ा बन रहा है। तो 3 1 4 2 कहाँ पर है, 3 1 4 2 ये पहले वाले विकल्प में है, यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है। तो हजारों बार आप प्रश्न पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपका सी पराबैंगनी बिल्कुल सही रहेगा। चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था। तो चौथे प्रश्न में आपका पहला वाला विकल्प राणा कुंभा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बहुत ही फेमस नाम है नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है और शांति के क्षेत्र में दिया गया है। आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना है जो पेयजल है, 18 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प गोकुल बैराज परियोजना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ पर लाया जा सकता है, यानी कि यदि यदि भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो जो प्रस्ताव आएगा वो कहाँ पर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इस प्रकार ये जो प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में ही आएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प 86 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो उसकी स्थापना 1992, विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। तो जब भी संविधानेतर शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर बिना सोचे समझे आप नीति आयोग पर टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही है, अच्छा कौन सा सही है सिर्फ यही बताना है, बाकी के सारे विकल्प गलत हैं। तो इसमें पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग क्या है।
तो संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया गया है संविधान में किया गया है, इस प्रकार ये संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही रहेगा। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, वेटलैंड दिवस क्या है, भारत में कितने हैं, रामसर भूमि कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको वेटलैंड दिवस के बारे में बताना है। तो यहाँ आपका पहला वाला विकल्प 2 फरवरी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? यानी कि इन 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा समूह है जो दबाव बना सकता है, प्रेशर आपको दे सकता है? तो इस प्रकार से कभी उल्टे सीधे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा, मजदूर संघ। क्योंकि ऊपर के सारे जो आपके विकल्प हैं वो कभी भी हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन जो मजदूर संघ है वो हड़ताल करके या किसी अन्य माध्यम से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। आबू माउंट आबू में एक जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है, यही आपको बताना है। तो 27 नंबर में हमारा आखिरी वाला विकल्प संगमरमर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला महावीर विहार जो था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, भूलना नहीं है, रट्टा मार लेना है। विकल्प सी धर्मपाल यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। राजा भोज के बारे में तो सभी आप लोगों ने सुना ही होगा, ये कहाँ के राजा थे, यानी किस क्षेत्र के राजा थे? तो यहाँ पर सही शब्द रहेगा धार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलार कलाम कौन थे? तो 30 नंबर के जो हमारा विकल्प सही रहेगा वो विकल्प होगा बी, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यानी सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था? आलार कलाम ने किया था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था? तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प नालंदा बिल्कुल सही रहेगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो भागवत धर्म के बारे में सभी लोगों को पता है, कृष्ण इसके प्रवर्तक हैं, भगवान कृष्ण। भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो 33 नंबर में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986, आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे आपको मिलाना है कौन सही सुमेलित है, ऐसा कौन सा जोड़ा सही है, यही आपको बताना है। कौन सा राजवंश कहाँ पर रहता था? तो 34 नंबर में होयसल के बारे में लिखा है द्वार समुद्र, ये आपका बिल्कुल सही है और बाकी के जोड़े सारे जो लिखे गए हैं वो आपके गलत हैं। 35 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था वो किसने किया था? तो 35 नंबर में यहाँ डी वाला विकल्प चिनक्लिस खां बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसे लाल बख्श इस सरनेम से जाना जाता था, इस उपनाम से जाना जाता था? तो 36 नंबर में हमारा विकल्प लाल बख्श, हाँ सॉरी, कुछ कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर हम लोग, लेकिन यहाँ पर डी वाला विकल्प कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट थे उसके दरबार में रहते थे? दसवंत और बसावन किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प अकबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1773 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है जिन मुहम्मद शाही। इसमें क्या बताया गया था? इसमें नक्षत्रों के बारे में बताया गया था। आपको बताना है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं जयपुर के सवाई जय सिंह जो राजा थे, वही उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर आपका जो सी वाला विकल्प है वो आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। और एक मिनट सॉरी, हाँ, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको सोचना समझना ही नहीं है। महाराष्ट्र जो आपके राजस्थान है वहाँ से लूनी नदी होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगुड़ा का जो संबंध है यूरेनियम के खनन से है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है?
तो ये सबको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो 43 नंबर में आपका पहला विकल्प, मराठे और अफगानों के बीच में लड़ाई हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें अफगानों की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मराठों जो अफगान थे, अफगानों का राजा कौन था। अगर आपको नहीं पता है तो पानीपत मूवी देख लीजिएगा, ठीक है, अर्जुन कपूर की, उसमें पूरा डिटेल में दिखाया गया है, इसी युद्ध के बारे में डिटेल में उसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 1932 में क्या आया था भैया? पूना पैक्ट आया था, सॉरी हाँ, पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ था? हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया गया था और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना किया था। आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जल्दबाजी में अंबेडकर साहब पे टिक मत लगाइएगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही रहेगा, घनश्याम दास बेड़ा, ठीक है। 45 नंबर पर चलते हैं, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? तो 45 नंबर में आपका डी वाला जो विकल्प रहेगा फजलुल हक, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वह अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे? तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही होगा, लुई सीसर। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, पाक स्टेट आपने नाम पढ़ा और यहाँ पर पाकिस्तान आपके मन में आ रहा है तो हो गया भाई गलत। पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु से जो जाफना का रास्ता है वही हमारा पाक स्टेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न में, इसमें आपको बताना है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना। अच्छा, कौन सा जो रिपोर्ट है या परियोजना है वो पहले आई थी, कौन बाद में आई है, ये आपको बताना है, एक निश्चित क्रम में आपको लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट है ये भैया कब की बात है? ये नेहरू रिपोर्ट है 28 की बात, यानी कि 1928, ठीक है, लिखेंगे नहीं, आगे वैसे पढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और क्रिप्स मिशन के बारे में सबको पता ही है, ये 1942 में आया था। और बेबेल परियोजना के बारे में भी सबको पता होना चाहिए, ये 1945 में आई थी। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पर विकल्प सही होना चाहिए 48 नंबर के प्रश्न के लिए, वो आपका दूसरा वाला विकल्प सही होना चाहिए, यानी कि पहले तीसरा आया, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो पुर्तगाल के कब्जे में कौन था? गोवा में था, ठीक है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही आपका बिल्कुल सही है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह कौन सा वर्ष था? तो पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 50वें प्रश्न के लिए 1948 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? तो आपको पता है पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग होते थे। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो कृपलानी साहब थे, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो किस घटना के बाद किया गया था? 53 नंबर में आपका बिल विकल्प बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रा है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा पाया जाता है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय टकसाल कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो टकसाल है वो कहाँ पर है? 55 नंबर में पहला विकल्प लखनऊ आपका बिल्कुल सही रहेगा। अरे सॉरी, इसमें जल्दबाजी में गलत हो गया है, भारतीय टकसाल कहाँ पर स्थापित नहीं है, यानी कि नोएडा, हैदराबाद और मुंबई ये आपके सही हैं, लखनऊ में भारतीय टकसाल नहीं है। तो लखनऊ हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं ढूंढना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अब प्लावी मतलब होता है तैरने वाला, प्लावी ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन ये प्लावी मतलब होता है तैरने वाला। तो तैरने वाला विश्व का एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्क है वो हमें केबुल नाम जाओ है, और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, आप लोगों ने भूगोल पढ़ाई होगा ध्यान से, तो उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के
के जो बीच का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? अच्छा, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? कोरोना लॉकडाउन में आप लोगों ने सुना होगा, भारत में जो जूट उद्योग था उसका प्रतिस्पर्धा किसके साथ है? उसकी प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश के साथ है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो किसका संबंध सौर परिवार से नहीं है? जो निहारिकाएं होती हैं उसका संबंध हमारे सौर परिवार से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कोंकण रेल किसको आपस में जोड़ती है? कोंकण रेल किसको आपस में जोड़ती है? तो 61 नंबर में हमारा बी वाला विकल्प रोहा से मैंगलोर, यहाँ पर हमारा कोंकण रेल इन दोनों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको हम लोग हृदय भी कहते हैं, में उत्तर प्रदेश के किस शहर का चयन किया गया है? तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प बनारस और मथुरा बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका जो प्रेरी हैं वो क्या है? तो प्रेरी के बारे में सबको पता है, ये घास के मैदान होते हैं। और किस प्रकार के घास के मैदान होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यही बताना है आपको। और सबको पता है इसका आंसर, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। 65 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ऐसा किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? यहाँ हमारा समानता का अधिकार, जो पहला वाला विकल्प है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 66 नंबर के पृष्ठ पर, और इसमें भैया आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए फटाफट हम लोग 66 नंबर के प्रश्न में जोड़ा मिला लेते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अच्छा एक मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं, तब तक आप भी इसको सोचिए समझिए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था ये हुआ था स्टार्ट 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये कब हुआ था? 97 में। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? ये आई थी 89 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये कब आया था? ये सीधा सीधा इसका है 1905 में। तो हमारा जो जोड़ा मिल रहा है 3124, 3124 कहाँ पर है? तो 3124 ये आपका विकल्प सी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नहीं करता है? तो 67 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपका जो सही विकल्प रहेगा वो सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प विदेशी व्यापार का नियमन, ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदृश्य निर्यात का क्या मतलब होता है? अदृश्य निर्यात से क्या मतलब होता है? तो अदृश्य निर्यात का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है? तो 69 नंबर में आपका विकल्प बी विश्व बैंक समूह, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पर, भारत में प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? तो प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो है जिला, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत कौन सी होती है? तो 71 नंबर में आपका बी वाला विकल्प सत्र न्यायालय, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसमें संभावना सर्वाधिक है। तो 72 नंबर में सबको पता है यहाँ पर सौर ऊर्जा बिल्कुल सही रहेगा, पहला वाला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति कब स्वीकार की गई?
तो यहाँ पर 2010 विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस मनाया जाता है भाई जुलाई में, 29 जुलाई आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, और आपको बताना है ये किससे संबंधित था। तो 75 नंबर में ये वाला विकल्प सी, कुछ राज्यों के लिए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के लिए संरक्षण से। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो ऐसे प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प शासन के सिद्धांतों के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र इस पुस्तक में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक है यानी कि सिंबल है, उसमें कौन से जानवर का चित्र बना हुआ है? तो इसका जो आंसर रहेगा विकल्प बी रहेगा, जॉइंट पांडा। इसका जो चित्र बना हुआ है ये इसका लोगो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन रेटेड जो क्रेडिट है वो किससे संबंधित है? तो 78 नंबर में क्योटो प्रोटोकॉल, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जैवमंडल, विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर के प्रश्न पर, और इसमें भैया जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो 80 नंबर के प्रश्न का चलिए जोड़ा मिलाते हैं। बीबी गिरी, जो पहला वाला लिखा गया है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये है भैया नोएडा में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ड्रग्स के जितने भी काम होते हैं वो लखनऊ में होते हैं, ठीक है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, तो जालमा कहाँ पर है? जालमा आगरा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ये कहाँ पर है? ये है आपके मेरठ में। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ये हमारा क्रम बन रहा है, और ये कहाँ पर दिया गया है? 4 3 1 2 4 3 1 2 ये आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। और इसमें देखिए बी में लिखा है केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान। जो उपोषण उद्यान वाला शब्द लिखा जाएगा जब भी, तो वहाँ पर लखनऊ टिक करिएगा, ये श्रीनगर आपका बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें भी आपको वही बताना है। तो एक तरफ आपके जो है कारण लिखे गए हैं, वो किस कारण से होते हैं, किन गैसों के हानिकारक प्रभाव के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बी अम्ल वर्षा के बारे में लिखा गया है। अम्ल वर्षा के बारे में लिखा गया है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मुश्किल से 2 या 3% इसके लिए जिम्मेदार होती है अम्ल वर्षा का, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा गया है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी जिम्मेदार नहीं होती है अम्ल वर्षा के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, पहला वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर भारत में है संविधान, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? अच्छा 85 विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, विधानसभा 85 का। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर भंग करने की बात नहीं, कि अगर भंग करने की बात आए तो विधानसभा और लोकसभा भंग किया जा सकता है, और विधान परिषद और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भंग करने की बात नहीं कर रहा है, किसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं? तो संसद में एक विशेष अधिनियम के तहत हम लोग राज्यों में जो विधान परिषद होता है इसको समाप्त कर सकते हैं, और किसी राज्य सरकार में हम लोग विधान परिषद का गठन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 86 नंबर चलते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र
निर्धारित किया जाता है? तो जो क्षेत्र निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? वो ये सारे काम राज्य सरकार करती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। क्षणिकवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? तो क्षणिकवाद के प्रतिपादक हैं महात्मा बुद्ध, पहला वाला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो थे उनके पहले शिष्य कौन थे? तो पहले शिष्य जमाली थे, यानी कि पहला वाला विकल्प ही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस प्रकार से किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर हम लोग भारत में निर्धनता का आकलन करते हैं। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 90 नंबर में आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कालबेलिया, कालबेलिया क्या है? एक नृत्य है, ठीक है। आपको बताना ये किस राज्य का नृत्य है? तो 91 नंबर में आपका राजस्थान, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा की जो लवणता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर आपका चालकता मापी द्वारा ये मृदा की लवणता मापी जाती है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने IFSC कोड के बारे में पढ़ा ही होगा। बैंक से लेन देन करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका नाम है इंडियन फॉरेंसिक सिस्टम कोड। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने अक्षर होते हैं। इसमें टोटल 11 अक्षर होते हैं। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 था, ये कब से प्रभावी हुआ था, यानी कब से लागू किया गया था? तो यहाँ पर आपका स्वाभाविक सी बात है 2013 लिखा ही है, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर आप 2013 विकल्प डी को टिक लगा दीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तथा बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना स्टार्ट किया है? तो उस परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक है किराना घराना, ठीक है। किराना घराना का संबंध किस राज्य से है? तो भैया किराना घराना अपने उत्तर प्रदेश में है। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि किराना घराना उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये आपका किराना घराना, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे नीचे वाला विकल्प डी देखिए ध्यान से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये 89 में लिखा है। ये 89 यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका 85 होगा। 1985 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए के नोट को छाप सकता है? अच्छा, ये प्रश्न यहाँ पर गलत, थोड़ा सा हल्का फुल्का गलत है, एक शब्द की यहाँ पर कमी है। आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम कितने रुपए के नोट छाप सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार यह अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट रहता है टोटल भारत का? 16.5%। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है, सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पर सिडबी के बारे में विकल्प डी में देखिए, सिडबी के बारे में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के बारे में लिखा गया है 1996, ये तो बिल्कुल गलत है। सिडबी कब बनाया था? 1990 में बनाया गया था। और इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय जो है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो सामाजिक अध्ययन इस पूरे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी कृपया यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई वीडियो में कमी रह गई हो, कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत हो, तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।